नमस्कार बच्चों। आज हमारा टॉपिक है जीवों में श्वसन। श्वसन क्या है और जीव श्वसन क्यों करते हैं, किस प्रकार करते हैं, तो इस टॉपिक को आज हम करेंगे। लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत हम एक छोटे से वीडियो से करते हैं। चलिए आप एक छोटे से वीडियो को देखिए। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है कि इसमें क्या हो रहा है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये हमारे फेफड़े हैं। और जब हम सांस अंदर लेकर जाते हैं तो ये देखिए, सांस अंदर ले जाते समय ये फेफड़े फूल रहे हैं, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो फेफड़े सिकुड़ रहे हैं। सांस लेते हैं फेफड़े फूलते हैं, सांस छोड़ते हैं फेफड़े सिकुड़ते हैं। ये है सांस लेना और सांस छोड़ना। अब जो प्रश्न उठता है वो ये कि हम श्वसन क्यों करते हैं। देखिए, हमारे शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा हमें कैसे मिलती है। देखिए, जिस तरह से हमने खाना पकाना हो तो खाना पकाने के लिए हमें आग चाहिए, और आग किसकी प्रेजेंस में जलती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको जलाना तो पड़ेगा। तो इसी तरह से जो लकड़ी है, जब तक उसको जलाएंगे नहीं तब तक वो हमें ऊर्जा नहीं दे पाएगी जिस वजह से हमारा खाना पक जाए। उसी तरह से जो भोजन हम अंदर लेकर जाते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, वो हमारी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। लेकिन कोशिकाओं तक पहुंचने के बाद भी ये हमें तब तक ऊर्जा नहीं दे सकता जब तक इसका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं होती। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कौन लेकर जाएगा? तो वही ऑक्सीजन हम सांस द्वारा अंदर लेकर जाते हैं, और यही ऑक्सीजन जब कोशिकाओं तक पहुँचती है तब यह ऑक्सीजन हमारे कोशिकाओं में मौजूद भोजन को तोड़ती है, उसको जलाती है। और भोजन जब उस ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है या टूटता है, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है जो सांस द्वारा बाहर निकल जाती है, और साथ में ऊर्जा भी बनती है, और उस ऊर्जा का उपयोग हम अपने कार्य करने में यूज़ करते हैं, और साथ में जल भी निकलता है। तो जब हमारा भोजन टूटता है या जलता है तो क्या होगा? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा, और साथ में ऊर्जा पैदा करेगा। तो यहाँ पे हम श्वसन क्यों करते हैं, उसका उत्तर यही है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। शरीर की प्रत्येक कोशिका को कई कार्य करने होते हैं, और इन कार्यों को करने के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा उसे श्वसन द्वारा ही प्राप्त होती है। अब बात आती है कि कोशिकाओं में, जैसे यहाँ पे ये देखिए कि कोशिकाओं में जब भोजन पहुंचता है तब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, कोशिकांग। और वो स्ट्रक्चर कौन सा है? ये माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे ये देखिए, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। जो भोजन, पचा हुआ भोजन हमारी कोशिकाओं में होता है, जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसका अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है, तब यह ऊर्जा पैदा करता है, और यहाँ पे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, भोजन से ऊर्जा बनती है, और यही ऊर्जा कोशिकाएं जो होती हैं वो कोई कार्य करने के लिए उपयोग में लाती हैं। तो यहाँ पे ऊर्जा बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को किसी भी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। मीन्स जहाँ पे ऊर्जा बनती है, ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा पैदा करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल पैदा होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे आपको ये भी माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखाई दे रहा है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखाई दे रहा है। तो इन माइटोकॉन्ड्रियाज में भोजन, जो पचा हुआ भोजन कोशिका में पहुंच जाता है, वो भोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊर्जा पैदा करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कहाँ पे होगी? सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में, इसी स्ट्रक्चर में होगी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ठीक।
अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्या है कि कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं। अभी आपने क्या देखा, अभी आपने यही देखा कि कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊर्जा पैदा करता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी अभिक्रिया होती है वो कोशिका के अंदर होती है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो श्वसन द्वारा ही अंदर जाती है। श्वसन के दौरान ही ये हर कोशिका तक पहुंचती है, और श्वसन के दौरान ली हुई ऑक्सीजन जब कोशिका में मौजूद भोजन का को अपघटित करती है, तभी ऊर्जा पैदा होती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाती है। फिर उसके बाद कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि एक श्वसन होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। अब वायवीय श्वसन क्या है? देखिए, अब तक हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन आई कोशिका तक, और उस ऑक्सीजन ने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर भोजन को विखंडित कर दिया, भोजन को तोड़ दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल पैदा हुआ, साथ में ऊर्जा मिली। मैं फिर से कहती हूँ कि जब कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंची तो कोशिकांग जो माइटोकॉन्ड्रिया आपने अभी देखा था, तो माइटोकॉन्ड्रिया में वो ऑक्सीजन पहुंचती है और वहाँ पे वो भोजन को विखंडित करती है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, साथ में ऊर्जा पैदा होती है। जब इस तरह की अपघट विखंडन होता है भोजन का, जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है, ऑक्सीजन के उपयोग से भोजन का विखंडन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। और जब यही भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन के बगैर होता है, मीन्स उसको ऑक्सीजन नहीं मिली है, तब जो विखंडन होता है भोजन का, उसे हम क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो इस तरह से ये देखिए, पहले तो हम इसके उत्तर देख लेते हैं। जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो भोजन का विखंडन होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब बात आती है कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में अंतर क्या है। देखिए, जो वायवीय श्वसन होता है उसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा बनती है और अवायवीय श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा बनती है। और वायवीय श्वसन में बार बार हमने पढ़ा, बार बार हमने सुना कि वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब भोजन का विखंडन होता है तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। लेकिन अवायवीय श्वसन के दौरान जब भोजन का विखंडन होता है तब अंत में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती, अल्कोहल बनता है, और साथ में जल तो निकलता ही निकलता है, लेकिन ऊर्जा जो होती है वो कम मात्रा में बनती है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट आपके पास क्या है, भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त तो होती है, लेकिन वायवीय श्वसन के दौरान अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन अवायवीय श्वसन के दौरान कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे एक आता है कि वायवीय श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है तथा अवायवीय श्वसन के दौरान अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। अब प्रश्न उठता है कि वायवीय श्वसन कहाँ होता है और अवायवीय श्वसन कहाँ होता है। देखिए, आपने पहले इस सेल में, कोशिका में ये देखा था, मैंने आपको ये बताया था कि हमारे इस कोशिकांग में एक कोशिकांग आता है माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन मौजूद होती है जहाँ पे भोजन का विखंडन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, साथ में ऊर्जा पैदा होती है। लेकिन कोशिका के बाकी हिस्से में, जैसे ये साइटोप्लाज्म है, ये सारा बाहर जो है
कोशिकांग के बाहर जो भी दिखाई दे रहा है ये सारा साइटोप्लाज्म है। जब भोजन का विखंडन इस साइटोप्लाज्म में होता है, इस द्रव में होता है, जब बाहर वाले हिस्से में होता है, मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा कहीं और होता है, तब हम उसको क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में विखंडन सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा कहीं और पे भोजन का विखंडन होता हो, जैसे साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में अगर भोजन का विखंडन होता है, तब वह कौन सा श्वसन बनता है? अवायवीय श्वसन बनता है। और अवायवीय श्वसन में अंत में हमें क्या मिलता है? अल्कोहल और जल और कम मात्रा में ऊर्जा। अगर तो वापस बताती हूँ, अगर तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, जो भी विखंडन हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, इन आकृतियों के, इन कोशिकाओं के अंदर हो रहा है, फिर तो ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होगी और ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगी, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। और इसमें से, इस तरह के विखंडन में से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। लेकिन अगर यही भोजन का विखंडन इस माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर वाले हिस्से में होता है, इन हिस्सों में होता है, पीला पीला जो भी हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे पीले हिस्से में होता है, तब आपको जो विखंडन होगा वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, गैर मौजूदगी में होगा। तो इस तरह के श्वसन को हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। और इस तरह के श्वसन के अंत में अल्कोहल और जल मिलता है और ऊर्जा भी बहुत कम मात्रा में पैदा होती है। तो ये तो था अंतर हमारे पास अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन के अंदर। अब अवायवीय श्वसन वाली एक बहुत ही उत्तम उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में मिलती है। जैसे देखिए, आम तौर पे आपने जैसे पहले तो अवायवीय श्वसन की आप समीकरण देख लीजिए। ग्लूकोज है, मीन्स भोजन। तो भोजन का जब विखंडन होता है किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तब क्या बनेगा? अंत में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। लेकिन अगर वही ग्लूकोज की जो विखंडन है, भोजन का विखंडन है, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तब हमें क्या मिलता है? अल्कोहल और यहाँ पे जल आना था। अल्कोहल और जल, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, यहाँ पे जल आना है। तो इसकी करेक्शन जो है वो मैं कर देती हूँ। ये आपका ये नहीं है, यहाँ पे जल आएगा, H2O। ठीक है। अब हम आते हैं आगे। यहाँ पे आपके पास एक उत्तम उदाहरण आपके पास आती है कि जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा कोई वेट लिफ्टिंग का काम कर लेते हैं, तब आपने देखा होगा कि हमारी जो टांगें होती हैं या मसल्स होते हैं उनमें ऐंठन आ जाती है। तो ऐंठन का क्या कारण है? ऐंठन इसीलिए होती है क्योंकि हमारे जब मसल्स काम कर रहे होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तब हमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन उतनी ऑक्सीजन की मात्रा हम श्वास द्वारा अंदर नहीं लेकर जा पाते। तब उस दौरान जो हमारे पेशीय मसल्स होते हैं, जो पेशियाँ होती हैं, जो हमारे मसल्स होते हैं, उनमें अवायवीय श्वसन होता रहता है। और उस अवायवीय श्वसन के दौरान लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड जब हमारे मसल्स में जमा हो जाता है, तब ये हमारी मसल्स को मसल्स में ऐंठन पैदा कर देता है और हमें थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। लेकिन जब हम उसी ऐंठन वाली जगह पे गर्म पानी से मालिश करते हैं या वहाँ पे मसाज करते हैं या गर्म पानी से उसको टकोर करते हैं, तब क्या होता है? वहाँ पे रक्त का संचरण बढ़ जाता है और रक्त जो होता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है और इसी वजह से उन मसल्स तक अधिक अमाउंट में, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है और लैक्टिक एसिड पुनः कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है, जिस वजह से हमें ऐंठन खत्म हो जाती है। ये देखिए, यहाँ पे है प्रश्न, अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? देखिए, इसका उत्तर है कि बहुत देर तक व्यायाम करने, तेज़ी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने
अथवा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थिति में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती हैं। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने से हमें ऐंठन से आराम मिलता है, क्योंकि गर्म पानी से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है, जिस परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है और लैक्टिक अम्ल उस ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडित हो जाता है। और इसी तरह से यहाँ पे ये देखिए, जो मसल्स होते हैं उनमें जब ऐंठन हो जाती है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, तब हमें वहाँ पे दर्द महसूस होता है। लेकिन जब हम इसी को गर्म पानी से मालिश करते हैं या मसाज करते हैं, तब वहाँ पे रक्त का संचरण बढ़ जाता है और पूरा का पूरा जो लैक्टिक अम्ल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है और हमारी ऐंठन खत्म हो जाती है। अब हम चलते हैं, यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा जो चित्र है ये हमारे श्वास तंत्र का चित्र है कि हमारा जो श्वास तंत्र है वो कैसा होता है। सबसे ऊपर तो आपको दिखाई दे रहा है नासागुदा। जो नासिकाएं जो होती हैं वहाँ से हम सांस के द्वारा हवा जो होती है वो अंदर लेकर जाते हैं। और जो हवा आपने देखा था कि हवा अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, तो इस वजह से जब हम हवा को अंदर लेकर जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? अंतःश्वसन कहते हैं। अंतःश्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन, और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। और कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अब यहाँ पे अंतःश्वसन के दौरान देखिए, हवा अंदर जा रही है। जब हवा अंदर जाती है तो फेफड़े फूलते हैं, बाहर आते हैं और डायाफ्राम नीचे जाता है। हमने वो वीडियो में भी देखा था। और जब हम उच्छ्वसन करते हैं तब क्या होता है? फेफड़े सिकुड़ते हैं, डायाफ्राम ऊपर आता है, हवा बाहर निकल जाती है। इसको एक बार फिर से आप इस वीडियो को फिर से देख लीजिए। यहाँ पे जब अंतःश्वसन हो रहा है तब फेफड़े बाहर आ रहे हैं और डायाफ्राम नीचे जाता है, और जब उच्छ्वसन होता है फेफड़े सिकुड़ते हैं और डायाफ्राम ऊपर की ओर जाता है। आपने इस चीज़ को खास तौर पे ध्यान में रखना है। वैसे भी हम अगर देखें तो जब हम सांस अंदर लेकर जाते हैं तब यही होता है कि हमारी छाती जो होती है बाहर आ जाती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो अंदर चली जाती है। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम अंतःश्वसन और उच्छ्वसन कहते हैं। अंतःश्वसन मीन्स सांस को अंदर लेकर जाना और उच्छ्वसन मीन्स सांस को बाहर छोड़ना। अंतःश्वसन फेफड़े बाहर, डायाफ्राम नीचे, उच्छ्वसन फेफड़े अंदर, डायाफ्राम ऊपर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारे पास है, यहाँ पे ये देखिए कि जब हम सांस अंदर लेकर जाते हैं तो वो हवा के साथ क्या होता है और बाहर छोड़ते हैं उस हवा की क्या क्वालिटी होती है। देखिए, जब हम सांस जो हमारे लंग्स हैं उनकी जो शक्ल होती है उसमें इस तरह से जो छोटी छोटी थैलियाँ सी होती हैं जो हवा की भरी होती हैं, और उन थैलियों के बाहर जो रक्त का परिवहन हो रहा होता है, जिसमें गंदा रक्त आता है, मीन्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है रक्त में, वो आता है और वहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये छोटे छोटे बैग्स होते हैं, ये थैलियाँ होती हैं, और इनके बाहर क्या है, आपको शुद्ध रक्त की वाहिनियाँ भी दिखाई दे रही हैं और अशुद्ध रक्त की वाहिनियाँ भी दिखाई दे रही हैं। अब इनमें होता क्या है, ये देखिए, यहाँ से अशुद्ध रक्त आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, और शुद्ध होता हुआ ऑक्सीजन जो सांस के द्वारा हमने अंदर ली वो रक्त के साथ मिल जाती है और रक्त शुद्ध हो जाता है। ये देखिए, यहाँ से क्या हो रहा है, अशुद्ध रक्त आया। अशुद्ध रक्त में क्या होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे जो थैलियाँ बनी होती हैं उसमें छोड़ देता है। और जो सांस के द्वारा ऑक्सीजन अंदर आई होती है वो इस अशुद्ध रक्त में मिल जाती है और वो रक्त वापस शुद्ध हो जाता है और हमारे पूरे बॉडी के पूरे हिस्से को भेज दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में अब जैसे यहाँ पे ये देखिए आपके पास क्या आता है। देखिए इस थैलियों को वापस देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, शुद्ध रक्त की वाहिनियाँ भी दिखाई दे रही हैं और अशुद्ध रक्त की वाहिनियाँ भी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे आप थोड़ा-सा ध्यान में देंगे तो 1 मिनट, आपको थोड़ा-सा ध्यान में दो तो ये अशुद्ध रक्त की वाहिनियाँ हैं। जब ये यहाँ से आ रही हैं तो एकदम से नीले से लाल में बदल रही हैं। आफ्टर ऑल इन बैग्स में क्या होता है, जब बैग्स में ऑक्सीजन की मात्रा भरी हुई होती है, जब हमने शुद्ध रक्त ले लिया और वो ऑक्सीजन की मात्रा आ जाती है, वो ऑक्सीजन जो होता है वो अशुद्ध रक्त में मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो इन थैलियों में भर जाती है और जिसको हम सांस द्वारा बाहर छोड़ देते हैं। और वही ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, जो शुद्ध रक्त होता है, वो हमारे बॉडी में चला जाता है और हमारी हर कोशिका तक पहुंचकर वहाँ पे मौजूद भोजन का विखंडन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल पैदा करता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड रक्त वाहिनियों के द्वारा वापस इन एल्वियोलाई तक, मीन्स जो हवा के बैग्स होते हैं वहाँ तक पहुँचता है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। इस तरह से ये सारा प्रोसेस चलता है। अब बात आती है जो कीट हैं वो कैसे श्वसन करते हैं। देखिए जो कीट होते हैं उनके पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, श्वास रंध्र कहते हैं। और कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नालियों का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाली कहलाता है। और फिर इसके बाद है कि ऑक्सीजन समृद्ध वायु जो श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में वितरित होती है और कोशिका के प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है, शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नलों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। अब इस प्रोसेस को हम एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, जो एक कीट का चित्र बना हुआ है और इस कीट के पार्श्व भाग की ओर देखिए, ये पूरा इसका पार्श्व भाग है। इस पार्श्व भाग में देखें तो आपको ये छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे आपको छिद्र दिखाई दे रहे हैं। और ये छिद्र क्या है, इन्हीं को ही हम रंध्र कहते हैं। ये पूरी बॉडी के पार्श्व भाग में आपको ये छिद्र दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे के पूरे क्या हैं, इनको हम रंध्र का नाम देते हैं और दोनों साइडों पे ये मौजूद होते हैं। इस तरह से ये दोनों साइडों पे मौजूद होते हैं। तो जब इन छिद्रों में से हवा अंदर जाती है, इनकी शरीर में प्रवेश करती है, तब ये इन पाइपों में भर जाती है। ये पूरी पाइपें जो हैं इनमें ये हवा जो है वो भर जाती है और इन हवाओं में भरने के बाद, इन पाइपों में भरने के बाद ये श्वास प्रणाली, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, श्वास प्रणाल कहते हैं। और इस पे जब हवा आती है तो यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ से ये ऊतकों में जाने का और कोशिकाओं में जाने का एक तरह का ज़रिया बना होता है। यहाँ से ये ऊतकों में पहुँचती है और ऊतकों से ये कोशिकाओं में पहुँचती है और वहाँ पे शुद्ध हवा जो होती है वो अशुद्ध हवा के साथ एक्सचेंज हो जाती है, बदल जाती है। मीन शुद्ध हवा कोशिकाओं में चली जाती है और कोशिकाओं में बनी हुई अशुद्ध हवा जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी वो इस रक्त वाहिनियों के थ्रू या इस सिस्टम के थ्रू, श्वास प्रणाल के थ्रू बाहर, इन्हीं में से ही बाहर निकल जाती। पहले सिस्टम में क्या होता है, वो अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद ये श्वास प्रणाल में पहुंच जाती है, फिर वहाँ पे ये पूरा का पूरा जो ऑक्सीजन है अपनी दे देती है और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है और वापस यही सारा सिस्टम जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद जब ये वापस आता है, यहाँ पे ये देखिए, जब ये यहाँ से चला जाता है फिर ये वापस आना शुरू हो जाता है और यहीं से ही अशुद्ध हवा जो होती है वो बाहर की ओर निकल जाती है। तो इस तरह से कीटों में श्वसन होता है।
अब ये कीटों के श्वसन के बाद हमारे पास आता है कि जल में जो रहने वाले जीव जंतु हैं वो कैसे श्वसन करते हैं। जो बड़े दिखाई देने वाले हैं जैसे मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, शेर है, या आप पंछियों के भी नाम ले सकते हैं। तो ये तो इन सभी में तो फेफड़े होते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम जैसे हमने देखा था, लंग्स में हम साँस लेते हैं, फेफड़े बाहर आते हैं, ये सारा सिस्टम उनमें तो वही चलता है। कीटों में श्वास प्रणाल और रंध्र होते हैं, लेकिन मछलियाँ जो होती हैं वो तो पानी के अंदर रहती हैं, तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, क्योंकि पानी में हवा तो जो है जैसे हम सांस लेते हैं वो तो पॉसिबल नहीं है, तो आफ्टर ऑल मछलियों को पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का ही तो प्रयोग करना पड़ेगा। अब मछलियों में ऐसा क्या होता है कि वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो मछलियों में क्या होता है, क्लोम होते हैं जिन्हें हम गिल्स भी कहते हैं। तो मछलियों में क्लोम पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले हुए होते हैं और क्लोन में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि देखिए जहाँ पे भी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज मतलब अदला बदली होगी कि वहाँ पे ऑक्सीजन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, तो ये काम करने का माध्यम क्या है, सिर्फ और सिर्फ रक्त है। और जहाँ पे इन चीज़ों का एक्सचेंज होना है, इनका आदान प्रदान होना है, वहाँ पे रक्त वाहिनियों का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने हमारे लंग्स में भी देखा था, फेफड़ों में भी देखा था कि जो हवा के बैग थे उनके आसपास चारों तरफ रक्त वाहिनियों के पूरा एक नेटवर्क बना हुआ था, जहाँ से अशुद्ध रक्त आता था और अपनी कार्बन डाइऑक्साइड देकर हवा में जो बैग्स में हवा भरी होती थी ऑक्सीजन वाली, उसको लेकर वापस चला जाता था, अशुद्ध से शुद्ध होकर वापस चला जाता था। उसी तरह से इन मछलियों में भी जो गिल्स होती हैं या क्लोम होते हैं, वहाँ पे रक्त का संचरण बहुत अधिक मात्रा में होता है, और इतनी अधिक मात्रा में होता है कि वहाँ पे अशुद्ध रक्त आता है और अपनी कार्बन डाइऑक्साइड देकर ऑक्सीजन लेकर वापस बॉडी में चला जाता है। अब यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि मछलियों में गिल्स होती कैसे हैं और किस तरह से दिखाई देती हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैं एक आपको चित्र दिखाऊंगी। ये देखिए, ये है मछली का चित्र, और यहाँ पे जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, क्लोम है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये पीले पीले पिंक से रंग के, ये सारे क्या हैं, ये क्लोम है। अब जो ये क्लोम है, इनमें से ये मछली जो होती है मुंह में से पानी लेकर जाती है, और यहाँ तक आते आते इसको चित्र में पहले तो आपने क्लोम देख लिए कैसे होती हैं, ये इसके गिल्स होती हैं, इस तरह से बनी होती हैं। और जब ये मछली पानी मुंह में से अंदर लेकर जाती है, यहाँ पे ये देखिए जो मछली है वो पानी अंदर लेकर जा रही है, और जब यही पानी गिल्स में से होकर बाहर आता है, तो पानी में मौजूद ऑक्सीजन जो है वो रक्त वाहिनियों में मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड इस पानी में वापस घुल जाती है और पानी जो होता है वो बाहर छूट जाता है। इसी तरह से जैसे ये देखिए, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि रक्त वाहिनियों का संचरण बहुत अधिक है। ये यहाँ पे रक्त वाहिनियों का संचरण जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में है, ये देखिए। और यहाँ से जब मुंह में पानी जाता है, तो पानी जो होता है बाहर आते समय इन गिल्स में से होकर बाहर आता है, और गिल्स में क्या होता है, क्लोम में क्या होता है, रक्त का संचरण है। और जब रक्त का संचरण होता है, तब वहाँ पे अशुद्ध रक्त आता है, और वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है, ऑक्सीजन ले लेता है और वापस बॉडी में चला जाता है। जैसे इस चित्र में भी आपको दिखाया हुआ है कि यहाँ से रक्त आता है, फिर जब यही रक्त इधर से जा रहा होता है, तो पानी जो होता है वो इधर से जब जाता है बाहर की ओर निकलता है, तब यहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हो जाता है, जिस वजह से जो मछलियाँ होती हैं पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का यूज़ कर लेती हैं। अब बात आती है कि क्या पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, क्या वो भी श्वसन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आपने ये तो सुना होगा कि जो पत्ते होते हैं उन पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम रंध्र कहते हैं, और यही वो रंध्र हैं जहाँ से
ऑक्सीजन जब प्रकाश संश्लेषण होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है। लेकिन जब प्रकाश नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस नहीं चल रहा होता, तब ये पौधे क्या करते हैं, ऊर्जा तो इनको चाहिए, तब ये बना हुआ जो खुद का बनाया हुआ भोजन होता है, वहाँ से ये अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और कैसे करते हैं? उन्हीं रंध्रों में से ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पौधे भी श्वसन करते हैं। जैसे पादप भी अन्य जीवों की तरह श्वसन करते हैं। पादपों के पत्तों में छोटे-छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। पादप भी श्वसन के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करते हैं। जैसे ये देखिए, ये पत्ते जो हैं इनमें छोटे-छोटे इसी तरह से छिद्र होते हैं जिनको हम रंध्र या इंग्लिश में कहें तो स्टोमेटा कहते हैं, और इन्हीं स्टोमेटा में से ये गैसों का आदान-प्रदान करते हैं। ये था हमारा चैप्टर जीवों में श्वसन, और आपको उम्मीद है कि ये जो चैप्टर है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने इसमें जितना भी आपको लिखवाया गया काम है वो आपने अपनी कापियों पे लिखना है और हर एक चीज़ को समझना है।